सिर्फ 4 दिन पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान एक जंग शुरू हुई और अब तक मिडल ईस्ट का नक्शा हिल चुका है। मिसाइल हवा में है, फाइटर जेट्स रडार पर हैं और मेरे फ़ोन पर हर सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 अमेरिकन F-15 फाइटर जेट्स कुवैत की एयर डिफेंस ने अपेरेंटली फ्रेंडली फायर में गिरा दिए। फ्रेंडली फायर, जंग जब शुरू होती है तो दुश्मन सिर्फ सामने नहीं होता, और जब तक ये स्क्रिप्ट ख़त्म होगी शायद और मिसाइल फायर हो चुके होंगे और कुछ लोग जो इस वक्त जिंदा हैं वो जिंदा ना रहे। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक गैम्बल है, एक पॉलिटिकल गैम्बल, एक स्ट्रेटेजिक गैम्बल और शायद एक सिविलाइजेशनल गैम्बल। शुरुआत अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक से हुई, लेकिन जब ईरान ने फैसला किया कि वो सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि रीजन में मौजूद अमेरिकन एलाइज और अपने गल्फ नेबर्स को भी टारगेट करेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर में तब्दील हो गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस यूज करने की इजाज़त दे दी, स्पेन ने मना कर दिया। अलायंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, लाइंस भी ड्रॉ हो रही हैं और अब कोई नहीं जानता ये रुकेगी कहाँ। इस जंग की अनाउंसमेंट ओवल ऑफिस से नहीं हुई, ना ही रेजोल्यूट डेस्क के पीछे से, बल्कि फ्लोरिडा में मार्का लोगो से हुई। व्हाइट बेसबॉल कैप पहने हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में वॉर डिक्लेयर की। उसने एक लंबी चार्ज शीट पेश की कि 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान अमेरिका के लिए इमीडिएट थ्रेट रहा है। फिर उसने अपनी विक्ट्री डिफाइन की और वो एक लिस्ट थी और उसमें क्या था उसी की ज़ुबान में मैं आपको बताता हूँ कि वी विल डिस्ट्रॉय देयर मिसाइल्स, वी विल एलिमिनेट देयर मिसाइल इंडस्ट्री, वी विल डिस्ट्रॉय देयर नेवी, वी विल मेक श्योर देयर प्रॉक्सीज कैन नेवर डिस्टेबलाइज द रीजन अगेन। उसने ये भी कहा कि ईरान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, जबकि इस बात पर कोई सॉलिड इंटेलिजेंस एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसने क्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब है। ये वही प्रेसिडेंट है जो पिछले साल कह चुका है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वाइप्ड आउट कर दिया है। लेकिन सबसे बोल्ड स्टेटमेंट क्या था? वो था रेजीम चेंज। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती तो इतनी टूट फूट का शिकार होगी कि ईरानियन अवाम को डेकेड्स में पहली दफ़ा पावर लेने का मौका मिलेगा। उसने सीधा ईरानियन लोगों से कहा, मे बी दिस इज़ योर लास्ट चांस इन जनरेशंस, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं पर डाल। अगर रजीम बचा रहा तो ब्लेम उन पर, एक पॉलिटिकल एग्जिट रूट हमेशा ओपन। हिस्ट्री क्या कहती है? क्या सिर्फ एयर पावर से रजीम चेंज होता है? 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए मैसिव ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ी। 2011 में लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी को रेबल्स ने हटाया, जिन्हें नेटो और गल्फ स्टेट ने आर्म किया और एयर कवर दिया। एयर स्ट्राइक्स अकेले गवर्नमेंट्स नहीं गिराती। ट्रंप का प्लान एक बहुत बड़ा जुआ है। 4 दिन गुजर चुके हैं, ईरान के अंदर से कोई वेस्टर्न बैक अपराइजिंग नजर नहीं आ रही। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि जो लोग पावर में थे वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी एंड्योरेंस पर भरोसा करते हुए और मिसाइल्स फायर करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ ईरानियन अवाम को होगी और उनकी आवाज़ इस वक्त किसी की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में प्रायोरिटी नहीं है। इस जंग का एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है। ट्रंप की तरह बेंजामिन नेतन्याहू को भी इलेक्शंस का सामना है। इजराइल में बहुत से लोग उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक की सिक्योरिटी फेलियर्स का जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो कह सकें कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई तो पॉलिटिकल माफ़ी मिल सकती है और शायद कोई उन्हें हरा ना सके। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और सीनियर मिलिट्री एडवाइजर्स की हलाकत ईरान के लिए एक ह्यूज ब्लो थी, लेकिन क्या इसका मतलब रजीम कोलैप्स है? इसका जवाब है ज़रूरी नहीं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने जो सिस्टम डिज़ाइन किया वो किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूमता। सीरिया और लिबिया फैमिली सेंट्रिक सिस्टम्स थे। जब फैमिली गई, सिस्टम गिर गया। ईरान का सिस्टम इंस्टीट्यूशनल वेब पर खड़ा है।
पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ये स्ट्रक्चर वॉर सर्वाइव करने के लिए बना है। ईरान के पास सिर्फ आर्मी नहीं, ईरान के पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC लगभग 190,000 एक्टिव पर्सनल और इसके अलावा 6 लाख रिजर्व पर्सनल, इकोनॉमी के लार्ज हिस्सों पर कंट्रोल, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उनके साथ बसीज लगभग 450,000 वॉलंटियर्स 2009 के प्रोटेस्ट में बसीज मोटर बाइक्स पर निकलकर प्रोटेस्टर्स को क्रश करते नजर आए थे। आज भी कोई साइन नहीं कि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स क्रैक हो रहा है। जैसा दिसंबर 2024 में बशारुल असद के मॉस्को भागने के बाद सीरियन फोर्सेस कोलैप्स हो गई थी, ईरान में वैसा कुछ नहीं हो रहा। ट्रंप ने IRGC और बसीज को सर्टन डेथ की धमकी दी है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक का नैरेटिव शहादत पर मबनी है। स्टेट टीवी ने खामनाई की मौत को शहादत का मीठा और पकीज़ा जाम कहा है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि शायद खामनाई ने मीटिंग इसलिए कैंसिल नहीं की क्योंकि वो शहीद होना चाहते थे, और जब उनकी डेथ अनाउंस हुई हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर रो रहे थे। कैंडल्स, मूनलाइट्स, धुआं आसमान में, और फिर भी लॉयल्टी। अमेरिका और इजराइल का मानना है इस बार फुल फोर्स से बिना मैसिव क्योस के रिजीम चेंज पॉसिबल है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। इराक के बाद जिहादिस्ट मूवमेंट उठी, लिबिया आज तक ब्रोकन स्टेट है। ईरान इराक से 3 गुना बड़ा है, पॉपुलेशन 90 मिलियन से ज़्यादा, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स। अगर रिजीम गिरता है तो वैक्यूम शायद सीरिया और इराक जैसी सिविल वॉर में तब्दील हो, लाखों लोग मर सकते हैं। और फिर सवाल ये होगा, क्या ये विक्ट्री थी या एक नया मिडल ईस्ट ट्रेजेडी? इस वॉर में हर साइड अपनी विक्ट्री डिफाइन कर रहा है। ट्रंप के लिए विक्ट्री है रिजीम चेंज, नेतन्याहू के लिए विक्ट्री है डिसाइसिव डिफीट ऑफ ईरान, और ईरान के लिए विक्ट्री क्या है? सिर्फ सर्वाइवल। सिर्फ सर्वाइवल ही ईरान की विक्ट्री है। अगर इस्लामिक रिपब्लिक बची रही तो वो इस वॉर को जीत का नाम देगी। 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कि किसकी कीमत पर जीता जाएगा। और जब तक दुनिया जवाब ढूंढ रही है, मिसाइल्स अभी भी हवा में।